नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे प्रेमचंद जी की कहानी पंच परमेश्वर। अब आप सोच रहे होंगे कि लगातार प्रेमचंद जी की कहानी। एक तो प्रेमचंद जी जो हैं मेरे जीवन के एक आदर्श रहे हैं पहले से ही। जब भी मैंने उन्हें जाना है, पहचाना है, उनकी कहानियाँ पढ़ी, उनका व्यक्तित्व, उनकी कहानियों में जो झलकता है वह मेरे व्यक्तित्व से एक तरीके से समान है ना। तो इसलिए मैं इनकी कहानियाँ जो हैं आप सभी को बता रही हूँ, ताकि जीवन में अभी जो चल रहा है वो उनकी कहानियों से ही संदर्भ रखता है। उनकी कहानियाँ जो हैं वो आज के ही समाज से संदर्भित हैं। तो आज हम जिस कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं वह कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की एक प्रेरणादायक और एक आदर्शवादी कहानी। आदर्शवादी जो भारतीय गांवों की पंचायत प्रणाली, दोस्ती, न्याय और निष्पक्षता की महान भावना को दर्शाते हैं। कहानी के केंद्र में है जुम्मन शेख और अलकू चौधरी, जो गहरे मित्र हैं। दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं और एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखते हैं। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला है, एक मौसी है, उनके पास अपनी जमीन देकर रहने आती हैं और इस शर्त पर कि जुम्मन जीवन भर उनकी देखभाल करेगा। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे जुम्मन और उसकी पत्नी बूढ़ी औरत की उपेक्षा करने लगते हैं और वे उसे खाना ठीक से नहीं देते, ताने मारते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। बूढ़ी महिला जब तंग आ जाती है तो पंचायत में न्याय मांगने का निर्णय लेती है। गांव में पंचायत बैठती है। जुम्मन को लगता है कि उसका मित्र अलकू चौधरी उसकी तरफदारी करेगा, लेकिन बूढ़ी महिला अलकू को ही अपना पंच चुनती है। अब अलकू धर्म संकट में पड़ जाता है, एक और दोस्ती और दूसरी ओर न्याय। पंचायत में विचार करते हुए अलकू के मन में सत्य और धर्म की भावना जाग जाती है और वह निष्पक्ष होकर फैसला सुनाता है कि बूढ़ी औरत को अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए और जुम्मन को उसका अधिकार छीन लेना चाहिए। जुम्मन इस फैसले से आहत होता है और उसकी दोस्ती अलकू से टूट जाती है। कुछ समय बाद परिस्थितियां बदलती हैं। जब किसी विवाद में जुम्मन पंच बनाया जाता है और मामला अलकू से जुड़ा होता है तो सबको लगता है कि जुम्मन बदला लेगा, लेकिन जब जुम्मन पंच की गद्दी पर बैठता है तो उसके भीतर भी न्याय की आत्मा जाग जाती है। वह भी निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय देता है। इस घटना के बाद दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं और समझते हैं कि पंच बनते ही इंसान व्यक्तिगत भावना भूलकर ईश्वर का प्रतिनिधि बन जाता है। सोचने की बात यह है, विचारने की बात यह है कि आज वर्तमान समय में जब भी कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठता है तो क्या वह स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है? क्या वह सही न्याय करता है? इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि दोनों की दोस्ती टूटने के बावजूद सही न्याय लेने से उन दोनों की दोस्ती टूट गई, क्योंकि व्यक्तित्व हर व्यक्ति का भिन्न होता है। हर व्यक्ति के लिए सही गलत उसके अनुसार भिन्न है, लेकिन जब वह उस पद में बैठता है तो वह न्याय करता है, सत्य के लिए लड़ता है। तो यह जो कहानी है वो न्याय और कर्तव्य मित्रता से ऊपर होती है। ठीक है, जो न्याय होता है वो कर्तव्य मित्रता से ऊपर होता है। ये कहानी दर्शा रही है जब कोई पंच बनता है तो उसमें आत्मा की आवाज बोलती है। आत्मा की आवाज, ये हमारे अंदर ही परमात्मा है। सच्चा इंसान वही है जो अपने हितों को छोड़कर सत्य और धर्म की रक्षा करे। समाज में निष्पक्ष न्याय ही स्थायी संबंधों की नींव रखता है। इस कहानी का निष्कर्ष यह निकलता है कि जो पंच परमेश्वर है एक कालजयी कहानी है जो बताती है कि न्याय और सच्चाई की शक्ति मित्रता, स्वार्थ और भावनाओं से कहीं ऊपर होती है। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया है कि जब कोई न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो उसे ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर निष्पक्ष रहना चाहिए। यही आदर्श समाज की नींव रखता है। जहाँ सत्य है वहीं परमेश्वर है और यही पंच परमेश्वर का सार है।
इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि कोई इसे हृदय से सीखना चाहे, हृदय से इस कहानी की आत्मीयता को समझे, इस कहानी का सार समझे, तो सही क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही परमपिता परमेश्वर है, जान जाएगा।